हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका ड247 क्लास 9th एंड 10th में। तो हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो कि जोरों शोरों से अपनी टर्म 2 की तैयारी में लगे हैं और इसी टर्म 2 की तैयारी को बूस्ट करने के लिए प्रिंस सर ने आप लोगों के लिए एक केस बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। जी हां, ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है। जो पहला लेक्चर ऑलरेडी हो गया, जिसको मैंने लाइव लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर। तो वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये जो पहला लेक्चर है सीरीज का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखें। उस लेक्चर की लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो देखो, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। किसी भी बड़ी लड़ाई में, किसी भी बड़े जंग में अगर हम उतरते हैं तो उस जंग के लिए पहले हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी क्लियर है सर, तो उस जंग में जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, उस जंग में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है सर। तो स्ट्रैटेजी तो सीख ली, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और जोरों शोरों के साथ जंग में उतरते हैं और अपने इस केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में अपना ये दूसरा लेक्चर देखते हैं, जहां पे अपने सवालों की कड़ी की शुरुआत कर देंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे लेक्चर्स आपके ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे सर। तो यहां पे कौन सा केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे मैंने सिलेक्ट किया है सर, ये सीबीएसई के द्वारा गिवन उनके ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। जी हां, सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, यानी कि ये सवाल आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी थी उसको अप्लाई करते हैं और फटाफट तरीके से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सर कि केस बेस्ड क्वेश्चन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी का पार्ट, कहानी का पार्ट होता है। इसके बाद फिगर का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फाइनली सवालों का पार्ट होता है। हर पार्ट को टैकल करने के लिए कैसे सोचना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो स्ट्रैटेजी वीडियो आपने देख ली है। तो इस उम्मीद के साथ यहां पे कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने कहानी वाले पार्ट के लिए, स्टोरी वाले पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं सर। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, तो उस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई किया जाए तो दिख रहा है सर कि जो स्टोरी है, जो मेरी कहानी है, बहुत बड़ी है, बहुत सारी लाइनें लिखी हैं। तो क्या बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ने में यहां पे टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे जो कि ये कहती है कि अगर कहानी बड़ी होती है तो उस सिचुएशन में कहानी को पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम एक झलक में पूरी कहानी को देख के ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहीं पे कोई नंबर दिख रहा है, क्या कहीं पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रही है, क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला दिख रहा है, क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या। अगर ऐसा कुछ दिख जाता है सर, तो जहां दिखता है सिर्फ उसी लाइन को पढ़ते हैं, दैट्स इट, और आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ कहीं पे पूरी कहानी में नहीं दिखता, यानी कि पूरी कहानी बेकार हो जाती है, सीधे आगे बढ़ सकते हैं सर। तो अपने स्ट्रैटेजी को यहां पे अप्लाई करें तो इस पूरी कहानी में कहीं पे भी आपको कोई नंबर दिखा क्या? सर नहीं दिखा। कहीं पे भी आपको कोई फॉर्मूला दिखा क्या? सर नहीं दिखा। कहीं पे भी आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा, कोई इक्वेशन दिखा? कहोगे सर नहीं दिखा। जो भी टारगेट है कुछ भी कहानी में नहीं दिखा सर, यानी कि पूरी कहानी बेकाम की है। इस कहानी को पढ़ने में टाइम बर्बाद करना ही नहीं है सर। पूरी कहानी बेकाम की, इस कहानी को पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो कहानी पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आगे जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस कहानी की कोई जरूरत नहीं है।
ओवरऑल तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहानी की ये जो 2 पैराग्राफ्स है, इनमें से पहले पैराग्राफ में एक झूला होता है फेरिस व्हील। बचपन में मैंने भी झूला है, आपने भी झूला होगा सर। बड़ा डरावना झूला होता है, जब झूले में हम ऊपर पहुंचते हैं बहुत डर लगता है सर। तो इसी झूले के बारे में बताया गया, इस झूले के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसमें बताया जा रहा है कि एक ग्रुप है, इस ग्रुप में एक कैंडिडेट है आरती। क्या नाम है सर? आरती। आरती अपने दोस्तों के साथ इस झूले पे जाती है, इस राइड पे जाती है। तो जब इसके दोस्त झूले पे झूल रहे हैं, उस समय आरती बाहर से, झूले के बाहर से जमीन पे खड़े होके इस झूले को देख रही है। और झूले को देखते ही उसके दिमाग की मैथमेटिक्स काम करती है, वो लगाती है ज्योमेट्री और वहां से एक ज्योमेट्रिकल फिगर बाहर आता है। बस यही कुछ लिखा है। तो यह कुछ भी काम का था सर मेरे सवाल को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे अपने टैक्टिक्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि यह कहानी किसी काम की नहीं है। अब आ जाता है सर सेकंड पार्ट, यानी कि डायग्राम वाला पार्ट। तो डायग्राम वाले पार्ट के लिए याद करिए, मैंने आपको यह सिखाया था सर कि बड़े ध्यान से डायग्राम वाले पार्ट को देखिएगा, क्योंकि डायग्राम वाले पार्ट से आगे आने वाले क्वेश्चंस कनेक्टेड हो सकते हैं। तो सर ये रहा हमारा डायग्राम वाला पार्ट। तो यहां पे कुल मिला के आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि आरती यहां से खड़े होके इस झूले को, इस फेरिस व्हील को देख रही है और उसने यहाँ पे ज्योमेट्री लगाई और एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना लिया। इसी को हमें अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दे दिया गया है। अब इस फिगर को देखते ही आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंस सर ने सर्कल्स में बहुत अच्छे से इस फिगर की एनालिसिस आप लोगों को सिखाई है। सिखाई है कि नहीं? बिल्कुल सिखाई है। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स वहां पे देखे हैं तो आपको पता है सर। कहां पे देखे हैं आपको ऑलरेडी पता है सर। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंस सर अभी आपको कहानी यहां पे समझाएंगे सर। तो स्टोरी वाला पार्ट टैकल कर लिया स्ट्रैटेजी की मदद से, डायग्राम वाले पार्ट को टैकल कर लिया। अब हमारे सवालों का कारवा शुरू होता है सर। तो ये रहा सबसे पहला सवाल अपने डायग्राम पे बेस्ड। क्या सवाल है सर? सवाल पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू का मेजर हमें पता करना, अपने फिगर को ऑब्जर्व करके देखते हैं सर। तो एंगल आर ओ क्यू ये रहा सर यहां पे। तो अपने टारगेट एंगल को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अपने टारगेट एंगल यानी कि एंगल आर ओ क्यू को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं सर। हाईलाइट कर लिया। तो मुझे इसी एंगल की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे सर? तो यहां पे तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है कि सर एंगल की वैल्यू पता करनी है और हमारे हेल्प के लिए, हमारे मदद के लिए एंगल की कुछ इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दी गई है, बता दी गई है। तो एंगल की वैल्यू पता करनी है और हमारी मदद के लिए, हमारे इस सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए गिवन डेटा के फॉर्म में हमें एंगल की एक कहानी प्रोवाइड कर दी गई है। अगेन मेरा दिमाग चल रहा है कि इस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करके हम एंगल की और भी कहानी पता कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इस एंगल वाले गिवन डेटा और एनालिसिस के बाद जो एंगल का डेटा आएगा उनको कंबाइंड वे में यूज कर लेंगे सर, तो अपने टारगेट तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो एंगल का गिवन डेटा तो दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस फिगर को एनालाइज करके आप लोग मुझे यह बताओ कि यहां से एनालिसिस के बाद मैं एंगल का क्या क्या डेटा निकाल सकता हूं, तो क्या जवाब दोगे? तो तुरंत आपका यहां पे जवाब आएगा कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनने वाले रेडियस दिख रहे हैं। और मेरा दिमाग चल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस बहुत काम के होते हैं, क्योंकि अपने साथ एंगल का डेटा लेके आते हैं। कैसा एंगल का डेटा लेके आते हैं? तो हमें पता है सर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस अपने साथ 90 डिग्री लेके आते हैं। तो एनालिसिस करके क्या और एंगल का डेटा आ सकता है, ये थोड़ा मुझे यहां पे ऑब्जर्व हुआ। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डायग्राम में चीजों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर ये टैंजेंट का काम कर रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस अपने साथ 90 डिग्री लेके आएगा सर। हाईलाइट कर लेंगे तो कह देंगे सर ये वाला एंगल यहां पे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा सर।
अगेन यहां पे दिख रहा है सर ये भी टैंजेंट का काम कर रहा है। इस सिचुएशन में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस ये भी अपने साथ 90 डिग्री लेके आएगा सर, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा सर। तो कुछ एंगल का गिवन डेटा है, कुछ एनालाइज करके हमने निकाल लिया है। अब इन्हीं को कंबाइंड वे में यूज करेंगे तो हमारा टारगेट एंगल निकल के आ जाएगा। अब इतना करने के बाद तुरंत यहां पे आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि सर मेरा जो टारगेट एंगल है ये टारगेट एंगल इस वाले क्वाड्रिलैटरल में फिट हो जा रहा है, और इस क्वाड्रिलैटरल में मुझे तुरंत ऑब्जर्व हो रहा है कि क्वाड्रिलैटरल के 4 में से 3 इंटीरियर एंगल्स मुझे पता है सर। क्वाड्रिलैटरल के 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल्स में से 1 2 3 एंगल्स पता है, तो क्या चौथा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या मेजर बता दोगे, क्या वैल्यू बता दोगे? तुरंत कह दोगे सर ये है 90 डिग्री, सर ये भी है 90 डिग्री, यानी कि कुल मिला के हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम मिलकर 360 डिग्री के बराबर होता है सर। और 4 में से ये 3 इंटीरियर एंगल्स मिलकर कितने हो जा रहे हैं सर? 90 प्लस 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30 210 डिग्री सर। तो टोटल एंगल्स में 210 डिग्री को घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ चौथा एंगल है, ये जो टारगेट एंगल है, क्या ये निकल के नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो यहां पे कह दोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। तो हमने अपने टारगेट एंगल की वैल्यू पता कर ली है, ये 150 डिग्री के बराबर है सर। तो ये हुआ बनाने का तरीका। सर ये और आसानी से बन सकता था, कैसे? तो रिकॉल करिए जब मैंने आप लोगों को इस वाले फिगर की एनालिसिस समझाई थी तो वहां पे मैंने क्लियर कट आपको सिखाया था कि दिमाग में रखना सीधे रिजल्ट के तौर पे कि भैया जी ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल होता है बहुत स्पेशल होता है। इस सिचुएशन में ये जो क्वाड्रिलैटरल होता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है, और इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल साबित करना बहुत आसान है। दिख रहा है सर अपोजिट एंगल्स का सम 90 प्लस 90 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलैटरल को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए एंगल के टर्म्स में, चूंकि कहानी एंगल के टर्म में पता करनी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए एंगल के टर्म्स में हम ये भली भांति जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि सर ये मेरे अपोजिट एंगल्स का सेट, ये भी मेरे अपोजिट एंगल्स का सेट, तो इनका सम सप्लीमेंट्री यानी दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर। तो दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर, दोनों में से एक 30 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना रहा होगा? 150 डिग्री। तभी तो दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। दोनों तरीके से आप बना सकते हो सर एग्जाम में। बस ये याद रखना कि अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली कहानी यूज करना चाहते हो तो पहले आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि अगर आप बिना प्रूफ किए हुए ये बात लिखोगे तो एग्जामिनर आपके आधे नंबर काट सकता है। तो इसको याद रखना कि इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलने के लिए पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना बहुत ईजी है, तुरंत कह दोगे सर अपोजिट एंगल्स का सम 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। तो एक अपोजिट एंगल्स का सेट 180 डिग्री के बराबर। आपने यहां पे क्या साबित कर दिया सर? आपने यहां पे सबसे पहले साबित कर दिया कि एक अपोजिट एंगल्स के सम का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब क्वाड्रिलैटरल में चारों इंटीरियर एंगल्स का सम मिलकर 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जो रिमेनिंग दोनों अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। तो कुल मिला के आपने अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दिया कि दोनों के दोनों अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, जिससे आपका क्वाड्रिलैटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल साबित हो गया। अब जैसे ही ये साबित हो गया, आप अपनी एंगल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। कंसेप्ट अप्लाई करोगे सर, यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो याद रखना, अगर पूरा 90-90 शो करके बना रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर 1 जैसे कि मैंने आपको बताया,
अगर मेथड नंबर 2 यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली कहानी यूज करो तो पहले आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा सर। ये कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। यहां पे तो करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे सर? 150 डिग्री बोल देंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, इसका जवाब दीजिए फटाफट। अब यहां पे हमें एंगल आर क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। अपने टारगेट एंगल को पहले हाईलाइट करते हैं। एंगल आर क्यू पी, ये रहा सर हमारा एंगल आर क्यू पी। अपने टारगेट एंगल को हाईलाइट किया, क्या हो जाएगी सर इसकी वैल्यू? तो तुरंत आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये जो टारगेट एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल में फिट हो जा रहा है। ये इस वाले ट्रायंगल में फिट हो जा रहा है। अब जैसे ही मैंने इस वाले ट्रायंगल को देखा तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अरे यार, सर ने सिखाया था कि सीधे रिजल्ट के तौर पे याद रखना कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सिखाया था कि नहीं? इजीली साबित कर सकते हैं सर। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स यानी कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर हो गई सर, ये लेंथ इसके बराबर हो गई। यानी कि इस बात को एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर दे तो कह देंगे सर ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित हो गया। एंगल के टर्म में ये एंगल इसके बराबर हो गया सर। यानी कि अगर मैं यहां पे इक्वल एंगल्स को x डिग्री का मान लेता हूं तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर सर। यानी कि x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री मिलकर 180 डिग्री के बराबर, कुल मिला के 2x प्लस 30 बराबर 180। यानी कि सर यहां से डायरेक्टली लिख लेते हैं x बराबर 30 उधर जाएगा, 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 75 डिग्री। और यही x तो मुझे निकालना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 75 डिग्री। तो सवाल हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा था। अगर ये वाला भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये वाला कितना हो जाता सर? ये भी 75 डिग्री के ही बराबर हो जाता। तो सवाल पूछ रहा था फाइंड एंगल आर क्यू पी। आर क्यू पी एंगल हो गया 75 डिग्री, यानी कि सर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सर आंसर को। तो यहां पे दिख भी रहा है सर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा सवाल, इसका जवाब दीजिए। यहां पे हमें एंगल आर एस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टारगेट हाईलाइट करते हैं एंगल आर एस क्यू। तो ये रहा सर हमारा एंगल आर एस क्यू, टारगेट हाईलाइट कर लिया। कैसे निकालेंगे सर? सोचिए। तो पहले आपका दिमाग ऐसा चल सकता है कि सर ये जो टारगेट एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल है। तो यहां पे इस बात से कुछ हेल्प मिलेगी क्या? तो कहोगे सर इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल जरूर है, लेकिन ये जो बचे हुए इंटीरियर एंगल्स हैं इनके बारे में अभी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर मुझे ये दोनों बचे हुए एंगल्स पूरे पता होते तो बड़ी आसानी से अपने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि हमें बचे हुए अपने ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में अभी तक फिलहाल कुछ नहीं पता है, तो ये तरीका तो काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या दिमाग लगा सकते हो? तो यहां पे तुरंत आपको यह भी ऑब्जर्व होना चाहिए सर कि ये जो एंगल है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक की कि ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है, तुरंत आपको रियलाइज हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट वाला हमने एक थ्योरम पढ़ा था सर्कल में। थ्योरम कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जैसे रिमेनिंग पार्ट वाला ये एंगल आपको दिखा, आपके दिमाग में ये थ्योरम याद आया। थ्योरम के हिसाब से आप ढूंढने लगे आर्क। अब जैसे ढूंढने लगे तो आर्क मिल गया। आपको मिल गया सर कि ये जो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल बन रहा है ये इस वाले आर्क के द्वारा बन रहा है, ये इस वाले आर्क के कारण बन रहा है। तो ये आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ये एंगल बना रहा है। यही आर्क सर्कल के सेंटर पे भी कोई एंगल बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है सर, यहां पे बना रहा है।
कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है सर? कनेक्टेड क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में सिखाया था कि केस बेस्ड के क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या फिर कनेक्टेड भी हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टेड है, जो कि मैक्सिमम केसेस में होते हैं, तो उस सिचुएशन में, इसलिए मैंने आपको कहा था बीच से कभी भी कोई केस स्टडी वाला सवाल सॉल्व मत करना, बिल्कुल शुरू से करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक सवाल को सॉल्व करके जो आंसर निकाला उसी की जरूरत पड़ जाए अगले सवाल को सॉल्व करने में। ऐसा ही हो रहा है सर। हमने याद करिए शुरुआत वाले सवाल को सॉल्व करके जो आंसर निकाला, इसी की मदद से इस पार्ट का आंसर निकल के आएगा सर। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी डबल होगी। तो इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर कि ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना हो गया? 75 डिग्री सर, यानी कि ये एंगल हो गया 75 डिग्री। तो हमसे एंगल RSQ पूछा जा रहा था, हमने निकाल लिया है सर, 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा सर। इसी आंसर को अगर आप चाहते तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी निकाल सकते थे सर। ट्राई करके देखना, नहीं बताऊंगा मैं यहां पे, लेकिन अगर आप एग्जाम में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचना, क्योंकि आपको दिख रहा है सर, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड मानते तो कह देते ये एंगल इसके बराबर बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यहां से भी इस एंगल को पता कर सकते थे सर। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत एग्जाम में क्यों करनी जब आसानी से काम हो रहा है सर। तो अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले थ्योरम की मदद से इजीली हमने यहां पे इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया है। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं सर। तो यहां पे दिख भी रहा है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री। अब अपने इस केस बेस्ड क्वेश्चन में आखिरी सवाल पे चलते हैं सर। यहां पे मुझे एंगल ORP कैलकुलेट करना। फिगर में अपने टारगेट एंगल को हाईलाइट करते हैं, एंगल ORP। तो ORP यानी कि सर ये वाला एंगल, कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल कैलकुलेट करना। फुद्दू सवाल, हलवा सवाल। क्या कह दोगे सर? कह दोगे सर ये जो एंगल है ये तो रेडियस के द्वारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनने वाला एंगल है, जिसकी वैल्यू जानते हैं क्या होती है? 90 डिग्री होती है। बहुत आसान सवाल सर। तो इसकी वैल्यू क्या बोल दोगे? 90 डिग्री बोल दोगे सर। सवाल खत्म होते हैं। अब यहां पे एक एडिशनल क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में देता हूं। इस होमवर्क का जवाब सभी स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सवाल आपका कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनना सर। ये जो ग्रीन वाला एंगल है यहां पे आप देख रहे हो, इसको मान लो मैं कहता हूं A डिग्री का है सर। ये वाला जो ग्रीन वाला एंगल है इसको मान लो मैं कहता हूं B डिग्री का है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बहुत ही सवाल है, सबके द्वारा बनना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि सर्कल के कंसेप्ट से रिलेटेड था। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे एक और केस बेस्ड के तगड़े सवाल को डिस्कस करेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।